बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट के एमसीक्यू जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस बाय ऑल इकोनॉमीज़। तमाम इकोनॉमीज़ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तमाम में यही प्रॉब्लम है, यानी मार्केट इकोनॉमी हो, प्लान्ड इकोनॉमी हो या मिक्स इकोनॉमी, उनमें सब में यही प्रॉब्लम है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड दैट एन इकोनॉमी शुड मेक मोर यूज़ ऑफ द मार्केट। गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि एन इकोनॉमी शुड मेक मोर यूज़ ऑफ द मार्केट। विच पॉलिसी माइट हेल्प टू अचीव दिस? अ डिक्रीज इन कंट्रोल ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ लैंड, एन इंक्रीज इन सब्सिडी टू इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट डिसाइड दैट एन इकोनॉमी शुड मेक मोर यूज़ ऑफ मार्केट। विच पॉलिसी? तो ज़ाहिर बात है, सब्सिडी देंगे तो वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है मिक्स इकोनॉमीज, वन दैट हैज़ फार्म्स एंड फैक्ट्रीज, अ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये यानी मिक्स इकोनॉमी में दोनों सेक्टर होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, कुछ प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द प्राइस मैकेनिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी कौन होती है? जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है। और द प्राइस मैकेनिज्म क्या करता है? हेल्प द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, गवर्नमेंट तो होती नहीं है उसमें। मैयर द टोटल वैल्यू ऑफ वेल्थ, नो। मेक प्रॉफिट फॉर द, नो। डिटर्मिन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये है इसका आंसर। यानी ये रिसोर्सेज को एलोकेशन करता है कि आप जोन सी पॉपुलर प्रोडक्ट्स है जो जिसकी प्राइस हाई है, तो आप अपने रिसोर्सेज को वहीं लोकेट करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द 1990s द इकोनॉमीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप चेंज फ्रॉम प्लान्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी, यानी प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द चेंज दैट टुक प्लेस? अब क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही है इसको? मोर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट तो में तो ये ऐसा नहीं होता कि प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट तो हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। फ्यू प्राइस कंट्रोल, हाँ फ्यू प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट तो इंटरवेंशन होती नहीं फ्री मार्केट में। अच्छा, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन द प्राइस मैकेनिज्म टू एलोकेट, ये हो सकता है कि प्राइस मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट है वो, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज क्लेम फॉर द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज क्लेम्ड फॉर द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम? एडवांटेज क्लेम, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का क्या एडवांटेज है इनमें से? इट रिस्पॉन्ड क्विकली, बिल्कुल ये क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। इट प्रोवाइड पब्लिक, नो। अनएम्प्लॉयमेंट कैन राइज। इट रिलाई ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नो। तो ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं, ये तो चेंज करता रहता है मेथड, अपने इनोवेशन लेकर आता है, अपडेट करता है, इन्वेंशंस करता है। तो इट रिस्पॉन्ड क्विकली टू द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर की वांट पे फ़ौरन क्विकली रिस्पॉन्ड करता है अगर कंज्यूमर चेंज करे। अब ये देखें जी, द डायग्राम शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम प्रोडक्ट जी, प्रोडक्ट जी से शिफ्ट हो गई है जी डिमांड, ठीक है। फॉर प्रोडक्ट जी की डिमांड शिफ्ट हो गई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव कॉज द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व D1 टू D2? अब फॉल इन इनकम से डिमांड इनवर्ड शिफ्ट होगी। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, हाँ प्राइस राइज होने, अगर सब्सिट्यूट की प्राइस राइज हो रही है तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ये ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ लाइकली टू प्राइस इन इलास्टिक। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ लाइकली टू प्राइस इन इलास्टिक का क्या मतलब है? कि डिमांड में चेंज कम है, प्राइस में चेंज ज़्यादा है। डिमांड में चेंज कम है, यानी व्हेन ग्रेटर चेंज इन प्राइस ब्रिंग अ लिटिल चेंज इन डिमांड। तो द स्मॉलर द नंबर ऑफ सब्सिट्यूट, स्मॉलर सब्सिट्यूट होंगे तो डिमांड इन इलास्टिक हो सकती है। द स्मॉलर द नंबर ऑफ कम्प्लीमेंट, नो। द हायर द प्राइस, नो। द ग्रेटर द फ्रैक्शन ऑफ द, नहीं, ये आपकी ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ इनकम स्पेंड होगी तो वो तो इलास्टिक होती है। अगर आपकी ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम किसी चीज़ पे स्पेंड हो रही है तो वो इलास्टिक होगी, तो ये आपकी इन इलास्टिक होगी अगर स्मॉलर नंबर ऑफ सब्सिट्यूट है। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फ्रॉम SS टू S1, सप्लाई इनवर्ड शिफ्ट होने से को क्या एक्सप्लेन कर रहा है? राइज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की प्राइस राइज होने से तो नहीं। अब फॉल इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, वो फॉल होगी तो कॉस्ट कम होगी, तो सप्लाई तो आउटवर्ड शिफ्ट होगी। टेक्निकल प्रोग्रेस, वो भी सप्लाई को आउटवर्ड शिफ्ट करती है, सप्लाई को बढ़ाती है। राइज इन द वेजेस, हाँ वेजेस बढ़ने से कॉस्ट बढ़ती है और कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई इनवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है जी। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। अब ये आपकी डिमांड सप्लाई मीट कर रही है। एट विच प्राइस विल देयर बी अ मार्केट इक्विलिब्रियम?
द ग्रेटेस्ट एक्सेस डिमांड, द ग्रेटेस्ट एक्सेस सप्लाई। पहले तो मार्केट इक्विलिब्रियम देख लें जी, मार्केट इक्विलिब्रियम सी पे है, ठीक है, सी पे मार्केट इक्विलिब्रियम है। अब द मार्केट ग्रेटेस्ट एक्सेस डिमांड कहाँ पे होगी, ये डी पे होगी, ये यहाँ पे डिमांड है, ये कौन डिमांड है और ये कौन सप्लाई है, तो डिमांड ये एक्सेस डिमांड है, ये सारी की सारी। इसी तरह एक्सेस सप्लाई यहाँ पे होगी, ये देखें ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है, तो ये सारी की सप्लाई ज़्यादा है, ये देखें डिमांड ये ज़ीरो से यहाँ तक है और ये ज़ीरो से सप्लाई यहाँ तक है, तो सप्लाई ज़्यादा है, एक्सेस सप्लाई, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है ग्रेटेस्ट एक्सेस सप्लाई किस पॉइंट पे होगी, तो ए पे होगी, ये डी पे होगी, ठीक है, और ये सी पे होगी। अच्छा, ए और बी दोनों पे एक्सेस सप्लाई है, ए एंड बी, बी पे भी और सी, ये देखिए सप्लाई बी के ऊपर ज़्यादा है, सप्लाई डिमांड कम है, ठीक है, समझ आ गई बात कि नहीं। अच्छा आगे देखें, इफ़ अ प्राइस इन, और ये क्या है, ये सी, अच्छा, इफ़ अ राइज इन प्राइस फ्रॉम 1 to 1.1 कॉज सप्लाई टू एक्सटेंड 25%। तो पहले तो आप प्राइस में परसेंटेज देखें कितना है, तो ये 10% है, क्योंकि ये 0.1 हुआ है तो 0.11 का 10% होता है, ठीक है। तो इसमें प्राइस में 10% का चेंज है और सप्लाई में 27, ज़्यादा चेंज है, तो ये इलास्टिक सप्लाई होगी, ठीक है। 10% का चेंज है तो 227/10, तो ये 2.7 हो जाएगा, तो 2.7 यानी इलास्टिक सप्लाई है। इज दैट क्लियर नाउ? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कमोडिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड इन कॉम्प्लीमेंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, विच आर यूज टुगेदर, बीफ एंड लैम, ये तो सब्स्टिट्यूट है, कॉफ़ी एंड टी, बटर एंड मैगरीन नो, क्विल्ट एंड क्विल्ट कवर, ये डी है, तो ये दोनों इकट्ठे यूज होते हैं। अदर थिंग अनचेंज एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल कॉज, इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, अगर डिमांड इंक्रीज होगी किसी प्रोडक्ट की, अदर थिंग अनचेंज है, अगर डिमांड इंक्रीज होगी फॉर अ प्रोडक्ट विल कॉज मार्केट प्राइस टू राइज एंड सप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट। मार्केट, याद रखें, इंक्रीज इन डिमांड होगी तो मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज प्राइस को मूव अप करती है। मार्केट प्राइस राइज एंड सप्लाई टू, मार्केट प्राइस टू फॉर नो एंड इंक्रीज इन सब नो, मार्केट प्राइस राइज होगी और सप्लाई भी राइज होगी, ठीक है जी, ये हो जाएगा, ये है सॉरी एक्सटेंशन इन सप्लाई, ये एन इंक्रीज इन मार्केट प्राइस एंड एन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। देखें जब मार्केट डिमांड बढ़ी है तो शॉर्टेज हो गई ना, तो शॉर्टेज ने प्राइस को मूव अप किया, तो जब शॉर्टेज मूव अप होगी, ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है ओरिजिनल, ये प्राइस है। अब ड्यू टू अदर फैक्टर डिमांड इंक्रीज़ हो गई, तो डिमांड इंक्रीज़ हुई तो डिमांड ये पैरेलल चेंज आ गया, ठीक है जी, ये डिमांड यहाँ पे चली गई, पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गई क्वांटिटी डिमांड। अब ड्यू टू, अब देखें डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट होने से क्या होता है, सप्लाई तो वहीं पे ही है, यहाँ पे सप्लाई भी है डिमांड भी है, तो शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज होगा तो शॉर्टेज प्राइस को मूव अप करेगा, और जो ही शॉर्टेज अप करेगा यानी प्राइस अप होगी, तो जब एन इंक्रीज़ इन मार्केट प्राइस होगी तो सप्लाई एक्सटेंड होगी, ऊपर को जाएगी अलोंग द कर्व, तो एन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होगी और वो दोबारा मीट कर जाएगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये दोबारा मीट कर जाएगी एक न्यू पॉइंट पे जहाँ प्राइस P1 यानी अप हो गई, ठीक है जी। तो ये आपकी डी इसका आंसर है। आगे देखें, क्वेश्चन 16 and 17 are based on the following term: a contraction of supply, contraction of demand, a fall in demand, a fall in supply। अब ये जो fall in demand है ये है shift inward और fall in supply ये shift inward supply है, और ये जो contraction of supply है इसका मतलब है decrease in supply due to decrease in price, प्राइस की डिक्रीज़ होने से सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है, और ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है प्राइस के डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होने से डिमांड क्या कर रही है, प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द अबव बेस्ट डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर क्रॉप्स डिजीज़ लीड टू अ पुअर हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न। क्रॉप डिजीज़ ने
कॉर्न की हार्वेस्ट को डिक्रीज, यानी सप्लाई ऑफ कॉर्न को कम कर दिया, यानी सप्लाई इनवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि प्राइस की वजह से नहीं कॉर्न की सप्लाई डिक्रीज हुई, पुअर क्रॉप डिजीज़ की वजह से डिक्रीज हुई है सप्लाई। तो ये फॉल इन सप्लाई आएगा, ये डी होगा, जो कि शिफ्ट इनवर्ड हुई है। समझ में आ गई बात? एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन प्राइस की वजह से होती है। अब देखिए, एन इंक्रीज इन एयरफोर्स रिड्यूस एयर फेयर रिड्यूस द नंबर ऑफ पैसेंजर फ्लाइट। अब आप देखें, एयर फेयर प्राइस है, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कम हो गई है, रिड्यूस द नंबर ऑफ पैसेंजर फ्लाइट, यानी उन्होंने डिमांड कम करी, यानी प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है ना। अगर प्राइस की वजह से डिमांड फॉल हुई है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं, प्राइस की वजह से। समझ में आ गई बात? तो बी इसका आंसर है। उसके बाद एन एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है? इज़ अ कॉस्ट क्रिएटेड बाय फर्म विच इज पे फॉर, नो। कॉस्ट क्रिएटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, नो। ग्रुप ऑफ पीपल और अ फर्म दैट अदर पे फॉर, नो। कॉस्ट क्रिएटेड बाय सोसाइटी दैट, नहीं, सोसाइटी तो नहीं क्रिएट करती है। कॉस्ट पेड बाय फॉर बाय गवर्नमेंट, नहीं, ये भी नहीं है। अब जरा पहला गौर से, कॉस्ट क्रिएटेड बाय अ फर्म विच इट पेज फॉर, ये भी नहीं। कॉस्ट क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और फर्म दैट अदर पे फॉर, जो बाकी लोग पे करते हैं, यानी क्रिएट कोई और कर रहा है, सफ़र कोई और कर रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट है। ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं जो कि बेचारे इन्वॉल्व नहीं है और उनको भी सफ़र करना पड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी एन एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ न्यू एयरपोर्ट? एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ न्यू एयरपोर्ट, तो नॉइज़ कॉज बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये होगा, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट तो इसी से होगी ना, नॉइज़ क्रिएट होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो प्राइवेट कॉस्ट है, प्राइस पेड फॉर, ये भी प्राइवेट कॉस्ट, वेजेस पेड टू वर्कर, ये भी एयरपोर्ट की प्राइवेट कॉस्ट है, जिन्होंने एयरपोर्ट बनाना है उनको ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है। अ पर्टिकुलर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज सेड टू बी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक रिसोर्सेज कब होते हैं? जब सोशल कॉस्ट ज़्यादा हो, सोशल बेनिफिट ज़्यादा हो, सोशल कॉस्ट कम हो। तो सोशल बेनिफिट आर ग्रेटर दैन प्राइवेट बेनिफिट, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज रिजल्ट इन अ हाई एक्सटर्नल बेनिफिट, इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिजल्ट इन हायर एक्सटर्नल कॉस्ट, अगर प्रोडक्शन से एक्सटर्नल कॉस्ट ज़्यादा हो रही है बट लो प्राइवेट कॉस्ट, देन प्राइवेट फर्म विल बी प्रोड्यूस मोर देन सोसाइटी वांट, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनकी लो प्राइवेट कॉस्ट है। प्राइवेट फर्म विल प्रोड्यूस जस्ट इनफ, नो। प्राइवेट फर्म विल प्रोड्यूस लेस देन द सोसाइटी, नो। प्राइवेट फर्म विल यूज़ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस समथिंग, नहीं, ये ए है आंसर, क्योंकि फर्म ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, उनकी लो प्राइवेट कॉस्ट है, उनको एक्सटर्नल कॉस्ट से कोई कंसर्न नहीं, वो ज़्यादा हो या कम हो। इन हाई, इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिजल्ट इन हाई एक्सटर्नल बेनिफिट, सॉरी, ये एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है, एक्सटर्नल बेनिफिट है। अगर प्रोडक्शन से एक्सटर्नल बेनिफिट ज़्यादा हो लेकिन प्राइवेट बेनिफिट कम हो तो वो फिर उलट करेंगे, प्राइवेट फर्म विल प्रोड्यूस लेस देन द सोसाइटी वांट, तो वो कम प्रोड्यूस करेंगी, ये नहीं है इसका आंसर, ठीक है। अगर कॉस्ट होती तो फिर ये आंसर होता, अगर यहाँ एक्सटर्नल कॉस्ट और यहाँ प्राइवेट कॉस्ट होती तो ये आंसर था, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एक्सटर्नल बेनिफिट? एक्सटर्नल बेनिफिट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्म दैट ऑब्टेन अ डिस्काउंट फॉर बाइंग मटेरियल इन बल्क, फर्म दैट ऑब्टेन्स अ डिस्काउंट फॉर बाइंग मटेरियल इन बल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सटर्नल, फर्म दैट ऑब्टेन अ डिस्काउंट, ये डिस्काउंट मिल रहा है तो ये तो उनका अपना बेनिफिट है, एक्सटर्नल तो नहीं है, ये तो प्राइवेट बेनिफिट है कि वो मटेरियल खरीद रहे हैं, उन्हें डिस्काउंट मिल रहा है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग ब्लैकेंड बाय ट्रैफिक पोल्यूशन, एन इंक्रीज इन द फर्म्स रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द सक्सेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग, नहीं। अ बिगर सप्लाई ऑफ हनी दैट यूजुअल फॉर अ बी कीपर थैंक्स टू हिज नेबर्स गार्डन फ्लावर डिस्प्ले, तो ये डी आंसर है, एक्सटर्नल बेनिफिट इसको हो रहा है, ठीक है, कि बिगर सप्लाई ऑफ हनी, जो सप्लायर ऑफ हनी है उसको बेनिफिट है दैन यूजुअल फॉर बी कीपर, जो कि नॉर्मली बी कीपर को होता है थैंक्स टू हिज नेबर गार्डन्स फ्लावर डिस्प्ले, यानी वो नेबर गार्डन का जो उसके करीब जो गार्डन है फ्लावर का, उसका बेनिफिट इसको हो रहा है, बी कीपर को, ठीक है, क्योंकि वो फ्लावर में जाती हैं और वो हनी कलेक्ट करती हैं। अ लार्ज सप्लाई सुपर मार्केट अप्लाई टू बिल्ड ऑन प्रोटेक्ट वुडलैंड डिस्पाइट द लॉस ऑफ द वुडलैंड एंड इट्स रिक्रिएशनल वैल्यू,
Local government allow the building because they many jobs would be created and much needed income would be brought to the local community. Which economic idea are not involved in the above statement? Public sector and external costs not involved. दोबारा पढ़ लेते हैं. A large supermarket applied to build on protected woodland. एक प्रोटेक्टेड वुडलैंड है, जंगल है, वहाँ पे वो एक सुपरमार्केट बनाना चाह रहे हैं. डिस्पाइट द लॉस ऑफ द वुडलैंड, एक तो वुडलैंड का लॉस होगा एंड इट्स रिक्रिएशनल वैल्यू भी, यानी लोग यहाँ टूरिस्ट वीज़ा वगैरह पे आते, टूर करने के लिए आते हैं, विज़िट करने आते हैं. लोकल गवर्नमेंट अलाउ द बिल्डिंग, उन्होंने गवर्नमेंट ने इसके बावजूद कि ये लॉस होगा वुडलैंड का, उन्होंने अलाउ किया बिकॉज मैनी जॉब्स वुड बी क्रिएटेड एंड मच नीडेड इनकम भी आएगी, वुड बी ब्रॉट टू द लोकल कम्युनिटी. अब वो कहते हैं विच इकोनॉमिक आइडिया आर नॉट इन्वॉल्व? पब्लिक सेक्टर एंड एक्सटर्नल कॉस्ट. एक्सटर्नल कॉस्ट तो है, वुड लैंड आपकी देखे ना लॉस हो रही है, तो एक्सटर्नल कॉस्ट तो है, पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व है इसमें. फ्री मार्केट एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अप्लाई नहीं हो रही है इसमें. एक मिनट है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी इसमें अप्लाई हो रही है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वुडलैंड की और इकोनॉमिक ग्रोथ भी है यहाँ पे. प्राइवेट इंटरप्राइज एंड एक्सटर्नल बेनिफिट भी है और ये भी है. ये नहीं है कॉन्सेप्ट इसके अंदर. फ्री मार्केट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है. बाकी तीनों इफेक्ट जो हैं इस सिनेरियो में अप्लाई हो रहे हैं. पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट है, एक्सटर्नल कॉस्ट भी है वुडलैंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है इसकी, वुडलैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्योंकि अगर वो बना रहे हैं सुपर मार्केट तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुडलैंड है. उसके बाद एक्सटर्नल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी. प्राइवेट इंटरप्राइज जारी बात है यहाँ बिजनेस खुल रहा है और एक्सटर्नल बेनिफिट पे जॉब क्रिएट हो रही है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं लेकिन ये वाला नहीं है. इज इट क्लियर ना? आगे देखते हैं. वाई इज़ नॉलेज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूज़फुल. ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आप गवर्नमेंट को भी पता होनी चाहिए टैक्स लगाने के लिए किस पे लगाना है किस पे नहीं, और प्राइवेट फर्म्स को भी पता होना चाहिए इसका, ताकि वो प्राइस को कम या ज़्यादा करके अपना रेवेन्यू बढ़ा सके. तो टू मोनीटर द रेट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, टू कैलकुलेट द चेंज इन डिस्पोजल इनकम, टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, टू फोरकास्ट द इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू ऑफ डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ये है इसका आंसर कि वो ये देख सकें कि प्राइस चेंज करने से उनके रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. उसके बाद है मैनी सिटीज़ हैव इंट्रोड्यूस एडिशनल चार्जेस फॉर ड्राइवर यूजिंग देयर व्हीकल इन द सिटी ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक पीरियड. अब ट्रैफिक पीरियड जब पीक होता है ना तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, यानी लोगों ने बाय करना ही करना है जो मर्जी प्राइस हो. व्हाट इज़ द पॉसिबल एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी? पॉलिसी क्या है? मैनी सिटीज़ हैव इंट्रोड्यूस एडिशनल चार्जेस. उन्होंने एडिशनल चार्जेस लगाए हैं फॉर ड्राइवर्स के लिए यूजिंग देयर व्हीकल इन द सिटी ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक पीरियड. ट्रैफिक पीरियड मैनी सिटी हैव इंट्रोड्यूस एडिशनल चार्जेस फॉर ड्राइवर्स. उन्हें चार्जेस पे करने होंगे ड्यूरिंग ट्रैफिक पीरियड. इसका एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होगा? ट्रैफिक डिक्रीज़ हो जाएगी, ट्रैफिक रिड्यूस एयर पोल्यूशन हो जाएगी, रिड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी, लेकिन बेनिफिट पूछा उन्होंने, कॉस्ट नहीं पूछी, तो रिड्यूस एयर पोल्यूशन होगी. ठीक है, क्योंकि बिजी ट्रैफिक टाइम पे वो उन्होंने चार्जेस लगा दिए हैं तो लोग उस टाइम पे कम गाड़ियाँ निकालेंगे ताकि उन चार्जेस से बच सकें. तो वो जब नहीं निकलेंगी तो एयर पोल्यूशन कम होगी जिससे एक्सटर्नल बेनिफिट होगा. ठीक है जी, यही इसका आंसर है. अपना ख्याल रखें जी, तो हमें याद रखें. खुदा हाफिज़.